नमस्कार सर, मैं हैना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आपका सचिन सर का अपने प्रोग्राम में। लघु पराश्री पर हम वृहद चर्चा कर रहे हैं और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि पिछले सप्ताह हमने लघु पराश्री के प्रथम एपिसोड को अपलोड किया जिसमें हमने 1 से 7 नंबर श्लोक तक की चर्चा की। सर ने विवेचना की, हर श्लोक का अर्थ बताया और उसे महादशा, अंतरदशा या हम कुंडली विवेचन के समय कैसे प्रयोग में लाते हैं उस पर चर्चा की। मैं उस पहले एपिसोड के भी लिंक को इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपने नहीं देखा है तो। आज के एपिसोड को शुरू करने के पहले आप उसे भी जरूर देखें। आज की चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अब द्वितीय अध्याय को हमने हालांकि पिछली बार ही शुरू कर दिया था, पर आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक संख्या 8 से 13 की चर्चा करेंगे। सर बहुत स्वागत है सर, दर्शकों में बहुत उत्सुकता है आपके आज के कार्यक्रम को लेकर। आज के कार्यक्रम में आप क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम हिना जी आपको बहुत बहुत नमस्कार और एक बार फिर आमंत्रित करने के लिए लघु पराश्री के इस सीरीज में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों ने पहला सीरीज में जो पहला वीडियो है लघु पराश्री को, उसको सराहा, उसमें उन्होंने लाइक किया और ये बहुत ही प्रोत्साहन भरी बात है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो है इसको प्रोत्साहन देने वाला उन्होंने अपना व्यक्त किया बहुत ज्यादा। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके सारे दर्शकों को। बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं सर, बहुत लोगों ने बहुत हृदय से सराहा है, आपको अपना आभार प्रकट किया है जी। आपने जिस निस्वार्थ भाव से सिखाया है हम सबों को, सबकी तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ। मेरा सबको धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, और कोशिश रहेगी कि अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी हो मैं आपके दर्शकों को दे सकूं, और कुछ भी मैं रोकूंगा नहीं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं। हाँ सर, नहीं वो तो मुझे पता है सर। तो आज हम लोग द्वितीय अध्याय फल निर्णय उसके 8वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 13वें श्लोक तक हम लोग खत्म करें, जिससे कि ये चैप्टर फल निर्णय अध्याय हमारा खत्म हो जाए। अगर किसी वश थोड़ा लंबा वीडियो हो गया तो हम इसको 2 पार्ट में इसको हम कर देंगे, सो दैट लोगों को देखने के लिए जरा आसानी हो जाए, जी तो जी परेशानी होगी। तो शुरू करते हैं 8 से 13 श्लोक। सर मेरे उच्चारण पर बहुत लोगों ने सर मैं क्या बोलूं, मैं पढ़ूं या आप ही पढ़ेंगे सर? नहीं मेरे बिल्कुल आप संस्कृत पढ़िए। के उच्चारण को लेके दर्शकों ने कहा है कि आप रहने दीजिए, आपके बस की चीज नहीं है। नहीं बिल्कुल मैं आपके दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें। आज हिना जी के ही मेहनत से आप लोगों को ये वीडियोस मिल रहे हैं, तो प्लीज मेरा सबको आग्रह है कि श्लोक उनको ही पढ़ने दिया जाए, और बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज हिना जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थैंक यू सर। तो ये 8 नंबर का श्लोक है द्वितीय अध्याय लघु पराश्री से। लग्नाद व्यय द्वितीयेषु परेषां साचर्यत अस्थानान्तरानुगुण्येन भवतः फलदायको। जी, ये श्लोक लिखा गया है लगन से दूसरे और 12वें घर के लॉर्ड के लिए जी। ठीक है। इसमें अगर आप पहला शब्द देखेंगे लग्नाद, मतलब लग्न को रेफरेंस मान करके। ओके। व्यय द्वितीयेषु, मतलब व्यय मतलब 12वें का लॉर्ड, व्यय का घर। द्वितीयेषु मतलब सेकंड का लॉर्ड। तो लग्न को रेफरेंस मान करके उसका लग्न का व्यय और द्वितीय, इन दोनों लॉर्ड्स की बात करी है इस श्लोक में। अब क्या बोला है? परेशान सहचर्यतः, मतलब ये अपने आप में न्यूट्रल हैं और इनका फल दूसरे के ऊपर निर्भर होता है।
सहचर्यता, दूसरे के ऊपर निर्भर है, इनका अपना कुछ नहीं, ये न्यूट्रल माने जाते हैं। अब दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर है, तो क्या कह रहे हैं दूसरे लाइन में श्लोक के, स्थानांतरण मतलब जिस जगह पे वो बैठे हों, स्थान में हो, 12वें का लॉर्ड जहां बैठा हो, ठीक है, उसके गुण धर्म को ये ले लेता है, ठीक है, या फिर इसकी दूसरी राशि अगर कहीं पड़ती हो, सपोज करिए मकर लगन है जी, तो 12वें का लॉर्ड बना आपका जुपिटर गुरुदेव जी, और वो लॉर्ड बने तीसरे के भी, क्योंकि 10th से 12th लॉर्ड 9 हुआ, बृहस्पति बन गए जी, जी, और तीसरे में देखेंगे तो उनकी मीन राशि आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि एज अ 12th लॉर्ड जुपिटर इज न्यूट्रल। अब उनकी दूसरी राशि कहां पड़ी, 3rd हाउस में पड़ी, जो कि त्रिषडाय है। तो दूसरी राशि जिस घर में पड़ी उस घर के गुण धर्म को पकड़िए। अब वो शुभ घर है कि अशुभ घर है, उसके बेसिस पे फल करिए कि इसके रिजल्ट्स दशा महादशा अंतरदशा में अच्छे होंगे कि खराब होंगे। अब तीसरी राशि पापी है, त्रिषडाय है जी, इसलिए मकर लगन में गुरुदेव की बृहस्पति की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं मानी जाएगी। दूसरा क्या कहते हैं ये कि अगर ये किसी के साथ एसोसिएट हो जाएं, 12th लॉर्ड अगर किसी के साथ एसोसिएट हो जाएं तो पहले उसके जैसा फल देते हैं, युति में जिसके साथ हो, युति में जिसके साथ हो, ठीक है। तो अब यहां पे दो चीजें हमको देखने को मिली। पहला, अगर युति में है तो पहले उसको प्रेफरेंस दें, ठीक है। अगर युति में नहीं है तो उनकी दूसरी राशि कहां पड़ी है उसको प्रेफरेंस दें। ये दो चीजों का यहां पे ध्यान रखना है। 2nd लॉर्ड और 12th लॉर्ड की दशा को इस रूल से इंटरप्रेट करेंगे। अब यहां पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने मकर लगन की बात करी क्योंकि मेरा एग्जाम्पल जो है वो भी मकर लगन का ही है जी। मकर लगन में ओबामा जी की कुंडली अगर देखेंगे तो उनकी मकर लगन है। जुपिटर जो है वो 12th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड। केंद्र में शनि बैठे हुए हैं जी। केंद्र मतलब लग्न में शनि बैठे हुए हैं और 12th लॉर्ड जुपिटर भी वो लग्न में आ गए शनि के साथ। अब इस रूल को लगा लीजिए कि 12th लॉर्ड जिसके साथ बैठे होंगे पहले उसका फल देंगे। अब ये किसके साथ बैठे, लगन लॉर्ड के साथ बैठे। 12th लॉर्ड की महादशा में ओबामा जी यूएस के प्रेसिडेंट बने। वो तो सर डबल लग्नेश हो गया। जी, तो यहां पे ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि उनकी किसके साथ बैठे उसको प्रेफरेंस दें, उसके बाद उनकी दूसरी राशि किस घर में पड़ रही है उसको प्रेफरेंस दें। इसी को कहते हैं पर सहचार्य और स्थानांतरण गुणता। नुगुणेन, जी, ठीक है। हिंदी में अगर उसको बोलेंगे तो पर सहचार्य, जो दो शब्दों का इस्तेमाल किया है पर सहचार्य मतलब किसके साथ बैठे हैं पहले उसको देखें, सेकंड देखें स्थानांतर नुगुणता मतलब उनकी दूसरी राशि कहां पड़ रही है उसके हिसाब से ये इसको फल समझा जाएगा। सेम चीज द्वितीयेश के साथ भी है, वो भी न्यूट्रल हैं। द्वितीयेश की दूसरी राशि जहां पड़ेगी वही उसका फल डिसाइड करेगा, या द्वितीयेश जिसके साथ बैठा होगा वो जो लॉर्ड है वो अच्छा है कि बुरा है। जो क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट सीरीज में किया सारे घरों का, उस क्लासिफिकेशन से देखिए
कि जिसके साथ सेकंड लॉर्ड बैठा है वो अच्छा है कि खराब है। अगर अच्छा है तो अच्छा फल है, खराब है तो खराब फल है। अकेला बैठा है तो द्वितीयेश की दूसरी राशि किस घर में पड़ रही है उसको क्लासिफिकेशन में चेक कर लीजिए। और जब आप क्लासिफिकेशन चेक करेंगे कि भाई ये केंद्र हैं, त्रिकोण हैं, त्रिशडाएं हैं, त्रिक हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करिए कि उसकी दशा कैसे जाने वाली है। ठीक है। अब द्वितीयेश और द्वादशेश अगर त्रिकोण में हो या फिर इनके लॉर्ड के साथ बैठे हों, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसकी दशा कैसी जाएगी। द्वितीयेश और व्ययेश, ठीक है, त्रिकोण में त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठे हों। ओके ओके, तब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। नहीं सर, छक्का मारिए, बल्ले बल्ले। द्वितीयेश और व्ययेश लग्न में लग्नेश के साथ हों। तो भी सिमिलर स्थिति सर, ओबामा जी की स्थिति है। ओबामा जी तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये जिस भावेश के साथ बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, वो किस घर का लॉर्ड है, बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। 3, 6, 11 में अगर ये शुभ राशि में बैठे हों शुभ त्रिशडाएं के साथ, वापस बोलता हूं, यदि वो 3, 6, 11 स्थानों में शुभ राशि हो, सौम्य राशि हो और शुभ त्रिशडाएश के साथ हो, तो ये नॉर्मली शुभ ही मान लिया जाएगा, ये पापी नहीं रह जाते, ठीक है। ये चीज जो है ध्यान रखिएगा, ये मैं आगे भी बताऊंगा कि त्रिशडाएश अगर शुभ प्लैनेट हो, शुभ मतलब नेचुरल शुभ, नेचुरल शुभ हो, तो ये शुभ फल ही करेंगे, पाप फल नहीं करेंगे। अगर केंद्र के लॉर्ड के साथ हैं तब क्या होगा। सर आपने बताया कि केंद्र भी समभाव रहता है और ये भी अगर तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे। हाँ, तो ना अच्छा ना खराब, ना अच्छा ना खराब। और यहां पे एक्सेप्शन आता है जब सेकंड लॉर्ड और 12th लॉर्ड आपके सूर्य या चंद्र बन जाए। अब इनकी दूसरी राशि तो है नहीं, तो इनका फल का डिसीजन केवल पर सहचार्य के बेसिस पे होगा, क्योंकि इनका कोई दूसरा स्थान, इनकी दूसरी कोई राशि कहीं और पड़ती नहीं है जी। अब अगर सेकंड लॉर्ड या 12th लॉर्ड बन करके सूर्य या चंद्र त्रिकोण में या लगन में आ जाए, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह से केंद्र में आ जाएं तो ये सम हो जाएंगे। 3, 6, 11 में अगर ये पापी त्रिशडाएश में चले जाएं, पापी त्रिशडाएश के साथ बैठ जाएं, तो ये भी पापी हो जाएंगे। शुभ के साथ हो तो ये भी शुभ, ये पाप के साथ बैठे हो तो ये भी पापी हो जाएंगे, ये भी पापी जी। ठीक है, इतना सिंपल सा रूल है। सर ये जैसे मेरे मन में एक एग्जाम्पल आ रहा था कि अगर सिंह लग्न की पत्रिका लेती हूँ सर, तो चंद्रमा आपके द्वादशेष हो जाते हैं। बिल्कुल। और अगर वो त्रिकोण में बैठ जाएं, 9th हाउस या 5th हाउस में बैठ जाएं 8th हाउस के लॉर्ड के साथ, जैसे बृहस्पति अष्टम के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं सिंह लग्न में, तो यहाँ पे स्थिति बनेगी सर। अगर 8th, मैंने पहले सबसे पहले बोला पर सहचर्य, इनका साथ ही 8th लॉर्ड आ गया, अब ये अच्छे नहीं है। अच्छा ओके, तो स्वामी प्लैनेट है तो भी जी, तो भी 8th लॉर्ड मतलब आपका खत्म, इसके आगे की जो में भी है सर, तो ये वो भी तो अच्छा पहले पर सहचर्य, ओके ठीक है। तो जी, ये जो है ध्यान देने वाली बात है जी सर, बहुत बारीकी से आपने बताया है।
अब यहाँ पे जो है एक छोटा सा पॉइंट है कि सेकंड लॉर्ड जो है वो न्यूट्रल तो है जी, लेकिन पराशर जी ने बोला है कि मारक भी है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, बराबर है। हाँ जी। अब न्यूट्रल का मतलब मैं आपके दर्शकों को बता देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर मारकत्व की कमी हो जाएगी। ओके। जिस तरह से एक महिला, ठीक है, पत्नी भी है, बहू भी है, बेटी भी है, अनेकों रिश्ते उसके होते हैं, माँ भी है, माँ भी है, जी। उसी तरीके से एक ग्रह के अनेक रूप होते हैं। वो न्यूट्रल भी है और मारक भी है, दोनों चीज मिलेगी। धन भी देगा तो मारेगा भी। ये नहीं है कि धन देगा मारेगा नहीं, न्यूट्रल है अच्छे के साथ बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों चीज एक साथ मिलती है। ठीक है, जनरली स्वास्थ्य खराब होता है उस समय, लेकिन पैसे के लिए अच्छा है। ठीक है, उसी तरह से 12th लॉर्ड देखिए। अब आप शरीर का व्यय, अगर हम लग्न को आधार माने तो शरीर का व्यय, ठीक है, तो वो भी जो है आपको शरीर स्वास्थ्य के हानि जो है वो पहुंचाता है। भले ही जो है वो आपको पैसा ये वो जो भी है वो करे, क्योंकि अच्छे लॉर्ड के साथ बैठ गया है, अच्छे घरों में बैठ गया है, तो आपको भले ही पैसा दे दे, लेकिन ये दोनों एस्पेक्ट एक साथ पैरेलली रन करेंगे। इसमें जो है कोई ये नहीं है कि वो मिक्स हो गया, न्यूट्रल हो गया तो दोनों के मारक तत्व भी खत्म हो गया, अच्छा भी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों पैरेलल ही उसको चलाना पड़ता है। भाई एक लेडी है, वो स्कूल में टीचर हैं, तो जाके पढ़ा भी रही हैं, घर में आ रहे हैं बच्चे शैतानी कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे तो पीट भी दे रही हैं, और कुकिंग भी कर रही हैं और क्लीनिंग भी कर रही हैं, जी, सब कुछ कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं, इसका ध्यान रखना बहुत। जब जैसी परिस्थिति आएगी सर, तब वो ग्रह वैसी भूमिका निभाएगी। जी जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब धन का है तो जिंदगी भर धन देंगे, लेकिन जब आयु खंड पूरी हो तो मार्केश पूरी होगी तो मारक की भूमिका भी निभा देंगे, जी। ठीक है। तो ये चीज जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली होती है। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो टॉरस लगन, इसमें बुध क्या है? सेकंड हाउस के, जी, सेकंड हाउस लॉर्ड। दूसरा पंचम के, हाँ, त्रिकोण, और हाँ, तो ये अच्छे हो गए सर। ठीक है, अब इनकी दूसरी राशि तो पड़ गई त्रिकोण में, तो अच्छे हो गए, अच्छे हो गए, लेकिन क्या इनका मारक तत्व खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। मारकत्व जो है वो उसके अंदर व्याप्त है। तो मौका मिलने पे ये ना सोचे भाई मेरा तो त्रिकोण लॉर्ड है, ठीक है, तो इस दशा में मेरे साथ बुरा कैसे हुआ, ये बहुत सवाल आता है मेरे को जी। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई करिए कि ये जब समय आएगा तो ये दोनों तरह के फल आपको देगा, पैसा भी देगा और परेशान भी करेगा, तबीयत भी खराब। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर, और आप जितने इत्मीनान से समझाते हैं दर्शकों को, ये भी बहुत पसंद है। इतनी गहराई से बहुत बिरले लोग समझा पाते हैं। तो ये चीज जो है इस श्लोक की एक खासियत है जिसको कि ध्यान देना है। अगर मेरा दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वो जा करके देखें और उनकी बीती हुई दशा को देखें कि उसमें किसी सेकंड या 12th लॉर्ड की दशा आई है, तो वो जिसके साथ बैठा था या उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ रही थी, किस तरह के उसके संबंध बन रहे थे पर सहचार्य स्थान के अनुसार दूसरी राशि के, तो वो चेक करें, उसके अकॉर्डिंग उनकी दशा जो है ओवरऑल गई होगी। हाँ, अंतर दशाओं में फर्क पड़ता है, वो हम आगे अंतर दशा के चैप्टर आएंगे तो उसमें हम डिटेल में और देखेंगे, बट बेसिक जो है ये समझना बहुत जरूरी है। तो सर 12th लॉर्ड मार्केश नहीं होते हैं? 12th लॉर्ड जो है वो आपके मार्केश बन सकते हैं,
अच्छा, वो भी मार्केज बिल्कुल बन सकते हैं। उसका जब हम मारक अध्याय में आएंगे ना, तो वहां पे इसका वर्णन किया हुआ है। उसको अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज करके हम वहां पहुंचने दीजिए, वहां बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये लघु पराश्री की जो रचना, जो व्याख्या करी है सुरेश चंद्र मिश्र जी ने, उसमें दिया हुआ है कि बृहस्पति जो है वो दूसरे का लॉर्ड है और पंचम का लॉर्ड है जी, और वो खुद जा करके 10th हाउस में बैठ गया है। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इस दशा में क्या हुआ होगा? बिल्कुल सर, मैं बोलती हूँ आप पढ़ाते हैं तो दर्शकों से एग्जाम भी लेना चाहिए। मैं बताता हूँ, कमेंट में दर्शक जरूर बताएं कैसी दशा गई होगी। नहीं, मैं बता देता हूँ जी। देखिए, सेकंड के लॉर्ड और उनकी दूसरी राशि 5th में है। हाँ। तो पहले तो ये शुभ हो गए। दूसरा, ये जा करके 10th हाउस में बैठ गए। ठीक है। अब 10th हाउस में जब ये बैठे तो इन्होंने क्या किया? अकेले हैं तो दूसरी राशि के बेसिस पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। त्रिकोण की तरह परम शुभ रिजल्ट दिया। ठीक है। लेकिन सेकंड लॉर्ड होने की वजह से उन्होंने स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत हानि करी, थोड़ी सी स्वास्थ्य की हानि उठानी पड़ी। ठीक है जी। तो ये दोनों चीज जो है यहाँ पे इनको देखने को मिली है और इससे ही ये प्रूव किया गया है कि मारक तत्व और शुभ फल देना, ये दोनों पैरेलली चलते हैं, अलग अलग नहीं, मतलब इनको मिक्स करके ये न्यूट्रलाइज नहीं होते। चले आगे बढ़े। अगला श्लोक है सर, श्लोक संख्या 9। भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो न शुभ प्रद सह एव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपि चेत्तस्वयम्। इस श्लोक पे तो आपके दर्शकों की विशेष दृष्टि होगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है सर इस श्लोक में? ये श्लोक है 8th लॉर्ड के बारे में। वाह। अब आप सारे क्लासिफिकेशन के घरों को देखिए, केंद्र, त्रिकोण, त्रिक, त्रिषडाय, सेकंड, 12, सबको गिन लिया, 8वें को गिना ही नहीं था उसमें। एक डिफरेंट लीग है सर, ये अलग ही लीग है ये 8th लॉर्ड। ठीक है जी। अब इन्होंने देखिए शुरुआत कैसे करी है, मतलब हमारे जो पूर्वज गुरु लोग थे, जी जी जी, एक शब्द में मतलब इतनी सारी चीजें कह देते थे। भाग्य व्यय अधिपत्यन, भाग्य व्यय, भाग्य मतलब नवम। अच्छा अच्छा, भाग्य का व्यय 12th, अधिपति यानी कि 9th से 12th यानी 8th का लॉर्ड। 8th लॉर्ड की बात हो रही है जी। रंध्रेशो, अंधेरा, ना शुभ प्रद, शुभ नहीं हो सकता, ना सह एव शुभ संधाता। ठीक है, सह एव शुभ संधाता कब? लग्न अधिशो अपि, यानी जब 8th लॉर्ड लग्न लॉर्ड भी बन जाए तब उनमें शुभ संधाता हो जाता है, यानी इधर का पाप और लग्न का शुभ दोनों में प्लस माइनस होता है। यहाँ पे शुभ संधाता, संधाता मतलब एडिशन। ओके ओके, प्लस। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे 8th लॉर्ड तो पापी है और लगन लॉर्ड शुभ है। अब इन दोनों में न्यूट्रलिटी आनी शुरू होती, क्योंकि इधर से पाप खत्म होता है, इधर से अच्छी चीज खत्म होती है, शुभता खत्म होती है। ठीक है, तो इन दोनों का शुभ संधाता होता है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि भैया ये दोनों जब मिले +10 -10 हो तो 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा जी। ठीक है, +10 हो -5 है तो +5 बचेगा। ठीक है, या फिर +5 हो और -10 हो तो -5 बचेगा, -5 हो जाएगा जी। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है
कि शुभ ज्यादा पावरफुल है या एर्थ ज्यादा पावरफुल नेगेटिव है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही सिर्फ ये श्लोक लिखा है। अदरवाइज एर्थ लॉर्ड पापी होता है तो सबको पता है जी, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में उत्तरोत्तर बलम, यानी कि 1 से ज्यादा पावरफुल 5, 5 से ज्यादा पावरफुल 9, यानी कि त्रिकोण में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? 9। ठीक है, सबसे ज्यादा पावरफुल 9, और सबसे ज्यादा पावरफुल 9 भाग्य का 12th जो है वो सबसे ज्यादा पापी हो गया उसी प्रपोर्शन में। क्योंकि अगर भाग्य को खत्म करना है तो उतना ही पावरफुल तो 12th होना चाहिए, तो बहुत पावरफुल हो गया। ठीक है, अब आते हैं लग्न के ऊपर। अब अगर आप देखिए तो लग्न जो है वो केंद्र भी है 1 4 7 10, और वो 1 5 9 का त्रिकोण में भी है। यानी लग्न के अंदर केंद्र और त्रिकोण दोनों इंक्लूडेड हैं। डबल इंजन, डबल पावर, विष्णु लक्ष्मी एक साथ एक जगह, माइटी सुपर पावरफुल लग्न बनता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष शास्त्र में लग्न ही सब कुछ है। लग्न अच्छा, लग्नेश अच्छा तो कुंडली बली सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, और जब इन दोनों का मिलन होता है, जब फर्स्ट लॉर्ड एर्थ लॉर्ड बनता है, तो लिखा हुआ है कि ये शुभ ही होते हैं। शुभता में कमी आती है, मैं नहीं कहता शुभता में कमी नहीं आती है, लेकिन एर्थ लॉर्ड हो करके अगर लगन लॉर्ड एर्थ लॉर्ड बने तो वो फिर भी नेट रिजल्ट शुभ ही मिलता है, प्लस में ही रहेगा सर, प्लस में ही रहेगा। मतलब हम हाँ मेष लग्न की कुंडली की बात कर रहे हैं। 2 जगह होता है, तुला और मेष केवल। अच्छा अच्छा, हाँ तुला में भी होगा जी। ठीक है, मेष के लिए स्कॉर्पियो बन जाएगा और तुला के लिए जो है आपका टॉरस साइन। ठीक है, लेकिन इन दोनों कंडीशन में लगन लॉर्ड ही सुप्रीम है, उसको ही बेनिफिट है। मेष लगन और तुला लगन के लिए आपका नेट रिजल्ट में लगन लॉर्ड शुभ ही होता है। ठीक है, अब त्रिषडाएश के कंपैरिजन में, पापी केंद्रेश के कंपैरिजन में, किसी के भी कंपैरिजन में देखेंगे तो अष्टम ही सर्वाधिक पापी माना गया है, परम पापी। ठीक है, सबसे ज्यादा पापी माना गया। तो ये 12 से भी ज्यादा पापी है सर उत्तरोत्तर बलम में। 6 8 12 में उत्तरोत्तर बलम में, तो फिर वो 12वें भाव के स्वामी। 12वां तो न्यूट्रल है भाई हमारे लिए, हम तो बात ही नहीं करते। ठीक है, परम पापी जो है सबसे पावरफुल त्रिकोण नवम, सबसे पावरफुल केंद्र दशम जी, सबसे पावरफुल त्रिकोण का सबसे पावरफुल 12th लॉर्ड एर्थ लॉर्ड, परम पापी, इससे ज्यादा पापी कोई नहीं। ठीक है, अब एक छोटी सी कंडीशन बनती है जेमिनी लगन के लिए। क्या बनेगी? जब शनि जो है वो 8th लॉर्ड भी बन जाए और 9th लॉर्ड भी बन जाए। हाँ सर, भाग्येश और अष्टमेश दोनों। अब हम इसी श्लोक को एक्सटेंड करते हैं और शुभ संधाता पकड़ लेते हैं। भाई जैसे फर्स्ट और 8th में शुभ संधाता हुआ है, तो 8th और 9th में भी तो शुभ संधाता होगा जी। करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस जगह पे इन दोनों में शुभ संधाता होता है, लेकिन ओवरऑल इसको बेनिफिट की तरफ ही हम लेते हैं, शुभ में ही इसको हम काउंट करेंगे। लेकिन कब खराब कब अच्छा ये डिपेंड करेगा किस तरह की अंतरदशा, या कहां पर शनि पॉजिटिव है, वो तो है ही है। लेकिन हम सिर्फ लॉर्ड के बेसिस पे देखें तो शुभ ही मानेंगे, क्योंकि 9th आ गया है। अगर 8th लॉर्ड त्रिकोण के लॉर्ड बन जाएं तो वो शुभ ही माने जाएं।
एर्थ लॉर्ड अगर त्रिकोण के लॉर्ड बन जाएं तो वो शुभ ही माने जाएं। ओके, तो सर अभी जैसे सिंह लग्न की बात की हमने, तो वहां पे पंचमेश और अष्टमेश दोनों बृहस्पति हो रहे थे, तो वहां पे आपने ही कहा माना जाएगा, शुभ ही होंगे जी, शुभ ही माने जाएंगे। ठीक है। इसीलिए एर्थ हाउस जो है ना थोड़ा सा अलग ही पूरा श्लोक डेडिकेट कर दिया है जी, क्योंकि उनके लिए रूल्स जो है जरा अलग बन जाते हैं। अब हम आते हैं कैंसर लगन पे। 7th और 8th क्या अब भी ये शुभ मानेंगे? नहीं सर, अगर जेमिनी में हमने शुभ माना, तो कैंसर में क्यों ना माने? सवाल तो ये है मेरा। समभाव है सर, सप्तम भाव केंद्र का समभाव। बिल्कुल सही बात। पहली सीरीज में अगर हमने देखें तो 7वां घर न्यूट्रल हो करके मारक है, इसलिए ये अशुभ है। अशुभ है जी। ये छोटी छोटी बात जो है अगर आपने सारे लग्नों के लिए पकड़ी तो आपको एकदम क्लियर होगा। तो सिंह आपने पूछ लिया, कैंसर मैंने बता दिया, जेमिनी पता है, मेष एक्सप्लेन कर दिया, तुला एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे एक्सट्रापोलेट कर ले दर्शक, बस ऐसा सिंपल देखिए तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि 8th लॉर्ड एक्सपीरियंस जो है वो ये है कि 8th लॉर्ड अगर केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठा हो, ठीक है, एक अच्छे घर में केंद्र त्रिकोण लॉर्ड के साथ बैठा हो तो उसकी दशा अच्छी जाती है। यहाँ सम हो जाता, दशा अच्छी जाती है। ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल है जिसमें आपका लगन है कन्या, ठीक है, उसमें अगर आप देखिए तो मंगल जो है वो 8th लॉर्ड है, ठीक है, और वो तृतीय लॉर्ड है। कन्या लगन के लिए 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड पापी हो गए। ठीक है। अब ये जा करके केंद्र में बैठ गए। किसके साथ बैठ गए? लग्नेश के साथ बैठ गए। इस पीरियड में ये व्यक्ति 8th लॉर्ड की दशा में भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। मैं बात कर रहा हूं श्री पीवी नरसिम्हा राव। 8th लॉर्ड जो है ये भी देखिए कि किसके साथ एसोसिएटेड है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत मुझे लगता है सर कि एक ब्लॉटिंग पेपर के जैसा 8th लॉर्ड वैसी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। बिल्कुल जी। अब ये बोला गया है कि जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे 8th और 9th, 7th और 8th, 5th और 8th अलग अलग लगन के लिए, तो वराह मिहिर ने बोला है कि अगर एक ग्रह को 2 विरोधी तत्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े, विरोधी गुणों की, जैसे 5th और 8th, त्रिकोण और 8th हो गया, 8th और 9th हो गया, ठीक है, तो विरोधी तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं। हाँ। तो जिसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा वो विजयी होगा। तो पलड़ा कैसे पता चलेगा किसका भारी है? भाई बहुत सिंपल है, त्रिकोण इज पावरफुल। अच्छा, सिंपल, ठीक है, तो वो ही जीते जाएंगे, उसको ही आप ज्यादा मान के चलिए। अब ये कंडीशन फिर से सूर्य और चंद्रमा के लिए नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनकी एक ही राशि है। तो सूर्य और चंद्रमा जो हम लोग लाइन पढ़ते हैं, सूर्य और चंद्रमा को 8वें का दोष नहीं लगता, अष्टम का दोष नहीं लगता। हाँ सर, मैं पूछने वाली थी। ठीक है। तो यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठे हो तब आप मानिए इसे, और वो भी पूरी तरह नहीं, कुछ तो रहेगा ही रहेगा। मतलब जिनके 8th लॉर्ड सूर्य और चंद्रमा हैं और वो अगर अष्टम में ही बैठे अपने घर में
तो उनको दोष नहीं लगेगा। उनको दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने माना है कि स्वग्रही प्लैनेट हमेशा अच्छा फल देते हैं। जी, बेसिक रूल। बस हाँ। ठीक है, तो सूर्य और चंद्र जब अपने ही राशि में 8th हाउस में बैठे हों तो उनको बहुत बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन उनके अंदर पापत्व खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस बात से जरा मैं पूरी तरह से नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है। अब यहाँ पे एक छोटा सवाल आता है कि सर 1st और 8th का तो बता दिया आपने, लेकिन 1st और 6th भी तो पॉसिबल है। जी। टॉरस लगन है, तो लगन लॉर्ड आपका टॉरस बना और 6th लॉर्ड आपका लिब्रा बन गया। जी। 6 भी तो खराब है, तो क्या अब जो है ये पापी माने जाएंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है कि भाई जब सबसे बड़े सबसे पापी 8th लॉर्ड को संभाल लिया तो छठे की तो गिनती नहीं है। परेशान मत होइए, कहीं पे भी पड़े लगन लॉर्ड शुभ ही माने गए हैं। हाँ, इंटेंसिटी में फर्क जरूर पड़ेगा, जरूर। और में सर यही सवाल, सॉरी, कुंभ लग्न में भी यही सवाल बनता है कि 12th लॉर्ड और लग्नेश दोनों एक ही हैं। तो वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, जैसा आपने बताया अष्टम वाले श्लोक में। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। अष्टम वाला श्लोक अलग है, 12th लॉर्ड तो न्यूट्रल है, हमारी दूसरी राशि लगन में पड़ी, वो तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूट्रल है, दूसरी राशि लगन में पड़ी है। और अगर शनि जो है त्रिकोण के लॉर्ड के साथ त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्पेशल श्लोक लघु पराश्री में डेडिकेटेड है केवल 8th लॉर्ड के लिए। बहुत दर्शकों को बहुत क्लैरिटी हुई होगी सर, बहुत अच्छे से अष्टम भाव पे आपने प्रकाश डाला है और जितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकती है सबको आपने डील किया है। जो सर ने बताया है उनसे उसी बात को रिपीट करके अब मत सवाल पूछिए। वीडियो को पहले आप शांति से 2 बार देख लीजिए, आपके आधे संशय का समाधान यही मिल जाएगा। उसके बाद आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके सुझावों का स्वागत है, आप हमें जरूर लिखिए। नमस्कार। नमस्कार।